Welcome to the 10th class students. Now we are in the democracy and we will study about the political science chapter number 1 power sharing. 9th क्लास में तुम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में, उसके डिफिनेशन के बारे में, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, डेमोक्रेसी का डायमेंशन क्या है, डेमोक्रेसी में अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी कैसे काम करता रहा, डेमोक्रेसी में कैसे सोसाइटी के अंदर में जेंडर, कास्ट, रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में पढ़े तुम लोग। डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट चलती है, इनके बारे में तुम पढ़े। कैसे देश में इलेक्शन होता है, कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, कैसे कानून बनता है, कौन कानून बनाता है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन तुम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ एक डेमोक्रेटिक नेशन में हमें राइट्स मिलते हैं, जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा। और अब तुम उसी डेमोक्रेसी की यात्रा का ही अगला पड़ाव है जो क्लास 10th में है। तो नाउ इन क्लास 10th यू विल स्टडी अबाउट द पावर शेयरिंग एंड डिफरेंट थिंग्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब पहला चैप्टर इसमें है क्लास 10th में सिविक्स में, वो पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि पावर मस्ट नॉट बी इन वन हैंड, इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। तुम लोग पहले पढ़े हो, सीखे हो कि गवर्नमेंट के पावर को 3 ऑर्गन में बांटा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, तीनों इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो उसी तरीके से पावर को कभी भी हम सेंट्रलाइज करके नहीं रख सकते हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। इस चैप्टर में, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, यहाँ पे 2 देशों की जो पॉलिटिकल कंडीशन था उससे चैप्टर की शुरुआत की गई है, और उस चैप्टर के माध्यम से, उन दोनों देशों के माध्यम से इस चैप्टर में ये बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक नेशन होने के बावजूद देशों के अंदर में कई तरीके की समस्या होती है। वैसे ही जैसे एक इंडिविजुअल के अंदर में, एक फैमिली के अंदर में, एक सोसाइटी के अंदर में प्रॉब्लम्स होता है, उसी तरीके से एक राष्ट्र के अंदर में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब वो देश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समस्या उनके सामने में भी होती है। अब यहाँ पर पहले बेल्जियम की कहानी से हम लोग शुरू करते हैं कि बेल्जियम में यूरोप का एक छोटा सा देश है, अपने देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और इसकी सीमा फ्रांस से, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा इसकी आबादी है, जो कि हरियाणा से की आधी आबादी के बराबर है। इस देश में एक एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब हो गया कि भाषाई आधार पे, कल्चर के आधार पर जो कंपोजिशन होता है। तो एथनिक मतलब हो गया कि द पीपुल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, यानी वो लोग ये मानते हैं कि उनके पूर्वज एक से रहे हैं, उनका कल्चर एक सा रहा है, उनका लैंग्वेज एक सा रहा है, एंड दे बिलीव दैट दे आर ए सेम ग्रुप, उसको एथनिक कहते हैं। अब बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें 59% पॉपुलेशन स्पीक्स डच लैंग्वेज एंड दे लिव इन ए फ्लेमिश रीजन, कि 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% पीपुल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज,
and they live in a वेलोनिया रीजन, कि 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं. रिमेनिंग 1% पीपुल स्पीक ए जर्मन लैंग्वेज. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. अब बेल्जियम का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल. ब्रुसेल का कंपोजिशन है थोड़ा सा अलग है. इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल 80% people speak French and 20% people speak Dutch. तो 80% लोग जो है वह फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. तो नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो डच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी, बट इन ब्रुसेल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी. अब नेशन वाइड अगर हम देखें तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आर इन माइनॉरिटी, बट दे आर रिच एंड पावरफुल. फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज इन माइनॉरिटी, बट रिलेटिवली दे वेयर रिच एंड पावरफुल. अब इससे डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इससे परेशानी थी, नाराजगी थी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, पॉलिटिकल पावर का, ये सब का ज्यादा लाभ फ्रेंच कम्युनिटी उठा रही थी. इससे डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन अराइज हुआ. 1950 और 1960 के दशक में ये तनाव डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में होना शुरू हुआ, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल का ये मानना था कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमें वो न तो हम रिच हैं, न तो हमें वो फैसिलिटी मिली हुई, न पावर में हमारा शेयरिंग है. दूसरी तरफ में ब्रुसेल की जो स्थिति थी वहां पर तनाव और भी ज्यादा था, क्योंकि वहां पर पूरे देश भर में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थे. और कैपिटल का अपना इंपॉर्टेंस होता है, तो वहां पे कैपिटल सिटी में दबदबा बना हुआ था फ्रेंच वालों का, तो इसलिए उनकी नाराजगी और भी दूसरे किस्म की हो गई थी और वो गुस्सा उनका बढ़ता चला जा रहा था. तो ये हो गया बेल्जियम का. ठीक. अब श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका की क्या स्थिति थी. तो तुम लोगों को पता है कि श्रीलंका इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, और भारत से वह कुछ ही दूरी पर स्थित है. उस देश की आबादी 2 करोड़ के आसपास है, जो हरियाणा राज्य की आबादी है. और श्रीलंका जो साउथ एशिया रीजन में पड़ता है, उसकी भी अपनी बहुत सारी डाइवर्स पॉपुलेशन है. वहां का जो एथनिक कंपोजिशन है, यानी वहां की जो आबादी का ग्राफ है, वो ये है कि श्रीलंका में 74% पीपुल स्पीक सिंहला लैंग्वेज. 74% लोग सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं. एंड 18% पीपुल स्पीक तमिल लैंग्वेज. तमिल लैंग्वेज बोलते हैं. अब तमिल में 2 ग्रुप हैं. एक श्रीलंकन तमिल है, जिनकी आबादी 13% की है, और बाकी 5% तमिल बोलने वाले लोग वो इंडियन तमिल्स कहलाते हैं, इसलिए कि ये वो तमिलियंस हैं जिनके फोर फादर्स से भारत से प्लांटेशन वर्कर बन करके श्रीलंका में गए थे. तो their forefathers came from India as plantation workers during colonial period. They are known as Indian Tamils. So 5% population is of Indian Tamils.
वहां पे जो तमिल्स रहते हैं दे आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, कि तमिल जो है वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट भाग में ही रहते हैं, वहीं पे वो कंसंट्रेटेड है। जो सिंगला स्पीकिंग पीपुल है वो लोग बुद्धिस्ट हैं, वो लोग बुद्धिस्ट हैं, यानी बुद्ध धर्म को वो लोग मानते हैं, जबकि ज्यादातर तमिल जो है वह हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं। तमिल जो है वो हिंदू या मुस्लिम है, लेकिन सिंगला स्पीकिंग पीपुल जो है वो बुद्धिस्ट है, यानी बौद्ध धर्म को वो मानते हैं। और जो तमिल्स हैं उसमें हिंदूज भी हैं या मुस्लिम्स हैं। करीब 7% आबादी क्रिश्चियंस की भी है, और ये क्रिश्चियंस से तमिल और सिंगला दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। So you came to know about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. अब बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में डच कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में थी, जबकि दूसरी तरफ में वहां पर जो रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी है वह फ्रेंच है जो माइनॉरिटी में है। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और अगर उसकी हैंडलिंग, पॉलिटिकल हैंडलिंग अगर उसकी अच्छे से न की जाए तो वो देश का डिवीजन भी हो जाता है। दूसरी तरफ में श्रीलंका में अगर हम देखें तो सिंगला कम्युनिटी 74% है और वो बिगर मेजॉरिटी में है और वो पावरफुल भी है। लेकिन सिंगला कम्युनिटी ने क्या किया कि उन्होंने अपने विशेष को, अपनी चाहत को, दे ट्राई टू इम्पोज देयर विल ऑन द इंटायर कंट्री, कि उन्होंने अपनी चाहत को, अपनी पसंद को पूरे देश भर में थोपने का प्रयास किया। अब क्या हुआ दोनों के बीच में, और कैसे जो है सो वो सिचुएशन ने बेल्जियम और श्रीलंका का सिचुएशन और कैसे आगे बढ़ा और क्या कुछ हुआ पावर शेयरिंग को लेकर के, इसको अब अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, निकलता है, उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, निकालिएगा। हाँ, फिर अगले क्लास में इसका और डिटेल हम भेजेंगे। Welcome to the 10th class students. Now we are in the democracy.